अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फादर आर एक कैथोलिक पादरी था, जबकि मैं प्रोटेस्टेंट आस्था का हूँ, लेकिन मेरी और उसकी मुलाकात होती रहती थी। अभी हाल ही में उसकी डेथ हुई है। मैं हर हफ्ते उससे मिलने जाया करता था। बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत हमदर्द और सच्चाई पसंद भी। एक उपन्यासकार की हैसियत से भी वो मेरे अंदर खासी दिलचस्पी लेता था और मैं उससे अक्सर अपनी कहानियों के प्लॉट वगैरह पर बातें किया करता था। ये कहानी जो मैं लिख रहा हूँ उसे घटे 18 महीने बीत चुके हैं। मैं उस ज़माने में एक रहस्यमयी नॉवेल लिख रहा था जो एक शराब या बद्दुआ के बारे में था और एक पुरानी हवेली में मैंने सेट किया था। मैंने अपने नॉवेल का प्लॉट उसे सुनाया था और आर ने तब कहा था, आजकल लोगों को वैम्पायर्स वगैरह के वजूद पर यकीन नहीं रहा, शायद वो इसे हजम ना कर पाएंगे। हाँ, ये बात मैं भी समझता हूँ, मैंने कहा। जिंदा मुर्दों की दास्तान। देखता हूँ मेरा नॉवेल कैसा रहता है। वैसे, फादर ने कहा, मैं खुद इन शैतानी आत्माओं पर यकीन रखता हूँ। अच्छा, मैंने हैरत से कहा, और मुझे कुछ वहशत भी हुई, कुछ डर भी लगा कि एक धार्मिक आदमी इन शैतानी आत्माओं पर यकीन कर रहा था। हाँ, फादर आर ने कहा, इस आस्था के पीछे दरअसल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। ये एक डरावना एक्सपीरियंस था जिससे मेरा सामना हुआ था। मैं क्यूरोसिटी से उसकी तरफ झुक गया। आर की बातों पर भला कोई विरोध कर सकता था? फादर ने कहा, वैसे ये एक अविश्वसनीय कहानी है, फिर भी ये सच है। ये देश के एक और कोने में परवान चढ़ी थी और कई साल हो गए हैं इसे। मेरे लिए ये एक डरावनी बात है। यानी आप खुद किसी वैम्पायर या रक्त पिशाच से मिल चुके हैं? हाँ, मेरी तो उससे मुलाकातें भी होती रही थीं। आज से पहले मैंने इसका जिक्र कभी भी किसी से भी नहीं किया, यहाँ तक कि किसी साथी पादरी से भी नहीं किया है। तो मतलब कहानी सुनाने की एक दावत थी उसकी तरफ से। मैंने अपने पाइप में तंबाकू ठूसा, उसे जलाया और कुर्सी पर अच्छी तरह जम गया। आतिशदान के पास ही उसकी कुर्सी भी थी और हम आमने सामने बैठे थे। मैंने सुन रखा था कि कई दफ़ा सच्चाई अफसाने से भी ज़्यादा दिलचस्प होती है और अब शायद कोई ऐसी ही बात दोहराई जानी थी। मैं काफ़ी उत्साहित हो रहा था। उस छोटी सी जगह के नाम की कोई अहमियत नहीं। फादर आर ने अपनी दास्तान शुरू की। साउथ इंग्लैंड का एक इलाका था, अच्छा खासा तरक्की याफ्ता मगर छोटा सा कस्बा। वहाँ से 70 मील के फासले पर अलबत्ता एक बड़ा शहर आबाद था। इस जगह शहर से बड़े लोग अक्सर आकर आराम किया करते थे क्योंकि यहाँ उनके मकान थे। मैं उस ज़माने में जवान हुआ करता था और खुश था। वहाँ मेरी एक लोकल डॉक्टर से खूब दोस्ती थी। खाली वक्त में वो मेरे पास आया करता था और गपशप किया करता था। हम लोग अक्सर ऐसे मसलों पर भी बातचीत किया करते थे जो उलझे हुए होते थे। एक रात उसने मुझे उलझी हुई नज़रों से देखा, फिर पूछा, तुम उस फेरिंगन नाम के आदमी के बारे में क्या सोचते हो? मुझे उसका सवाल उस लम्हे सुनकर बेहद हैरत हुई क्योंकि मैं खुद उस वक्त उसी आदमी के बारे में सोच रहा था। ये आदमी जो जोसेफ फेरिंगन के नाम से जाना जाता था, उस कस्बे में हाल ही में आया था और यहीं पर बस गया था। उसने आकर कस्बे के साउथ में जो पहाड़ी थी उस पर बनी एक लंबी चौड़ी पुरानी हवेली खरीद ली थी। उसने बहुत सारे पैसे खर्च करके उस हवेली को बिल्कुल नया बना दिया था। इसके बाद उसने यहाँ पर अमीरों की दावतें करनी शुरू कर दी थी जो लंदन से आया करते थे। इस हवेली का नाम था दी कैसल।
यहाँ जाने वाले आमतौर से दोबारा जाने से कतराया ही करते थे। थी कोई अजीब ही सी बात उस आदमी में जिसका नाम फेरेनिंगन था। वो लोग उसके बारे में कानाफूसी किया करते थे। मुझे ये बातें मालूम थी। पादरियों को ऐसी बातों का पता होता ही रहता है। मैं बहरहाल डॉक्टर को कोई जवाब देने से हिचकिचा रहा था। बोलो ना, तुम भी कुछ बोलो, डॉक्टर ने मुझे कुरेदा। मेरा ख्याल है हम सब की तरह तुम भी उसे पसंद नहीं करते होगे। उसने मुझे अपना डॉक्टर बना रखा है, मगर काश वो किसी और का चुनाव करता। मुझे ये आदमी अजीब सा लगता है। अजीब सा? वही बात मैं फिर सुन रहा था जो मैंने एक दिन पहले उस वक्त सुनी थी जब मैंने फेरेनिंगन को मेन रोड पर जाते देखा था। राहगीरों की आंखें उसी पर जमी थीं। वो उसे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। फेरेनिंगन एक हट्टा कट्टा आदमी था, लंबा और मजबूत, इतना फिट कि गुमान गुजरता था कि ये हमेशा जिंदा रहेगा। वो किसी जनरल की तरह चलता था और चलते वक्त उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगते थे, जो रंग में बिल्कुल काले थे। फिर भी अपनी बातों से उसने कस्बे वालों को ऐसा जता रखा था कि वो उसे कम से कम 60 बरस पुराना मान रहे थे। कुछ भी हो, मैंने डॉक्टर सेंडर से कहा, फ्रेनिंगन की सेहत बहुत अच्छी है। तुम्हें उसका इलाज करने की ज़रूरत मुश्किल ही से पड़ेगी। तुम मेरी बात उड़ा रहे हो, चालाक डॉक्टर ने मुझे पकड़ते हुए कहा। अपना फादरपन भूल जाओ और मुझे बताओ, क्या ये शख्स ऐसा नहीं कि इसे देखकर डर सा लगता है? कमाल है, तुम एक डॉक्टर होकर डर की बातें कर रहे हो। मैंने फिर जवाब देने से परहेज किया। मैं अपनी राय छुपाना चाहता था। भाई तुम कुछ कहो, मैं उसे देखकर जरूर कांपता हूं। आज दिन में मुझे दी कैसल में उसने बुलवाया था। भैंसे की तरह मजबूत होने के बावजूद उसे शुबा है कि उसका दिल सही काम नहीं करता। और क्या ये बात सही थी? बिल्कुल नहीं। 100 बरस तक जिएगा वो। लेकिन दोस्त, सच्चाई ये है कि मैं उसके पास जाते हुए डर रहा था। उसमें कोई अजीब बात जरूर है। जब तक मैं उस इमारत में रहा, बेचैन ही रहा। मैं इस बारे में किसी से बात करना चाहता था और तुम मुझे सबसे सही आदमी लगे, इसलिए यहां आ गया। मगर तुम कुछ बता ही नहीं रहे। थोड़ा इंतजार करो, मैंने सावधानी से जवाब दिया। मेरी और डॉक्टर की बातचीत के 2 महीने बाद ही सारा कस्बा खौफ की लहर से भर गया। एक बड़ा ही भयानक जुर्म हुआ था। एक 18 साल की लड़की अपने खेत में मुर्दा मिली थी। उसका चेहरा जो बेहद हसीन हुआ करता था, अब उसे देखा नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पर डर की वो लकीरें खिंची थीं कि वो बिगड़ कर रह गया था। उसे कत्ल किया गया था और बेहद बेरहमी के साथ कि देखने वाले भी कांप गए थे। उसकी गर्दन में 2 नुकीले दांतों के गड़ने के निशान थे और लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसका खून पी लिया हो। मैं नहीं जानता कि किस तरह लोगों का शक फेरेनिंगन की तरफ गया था, क्योंकि देखने में तो फेरेनिंगन अच्छा खासा सामाजिक शख्स था। ये बात और थी कि उसका सही मानों में कोई दोस्त नहीं था। किसी के पास कोई सबूत नहीं था कि वो फेरेनिंगन पर हाथ रख सकता। फिर भी हर ज़बान उसके खिलाफ थी। कुछ नौजवान तो इस कदर गुस्से में थे कि उसकी हवेली को आग लगाना चाहते थे। उस खराब माहौल में सोने पर सुहागा ये हुआ कि मुझे उस शख्स फेरेनिंगन ने दी कैसल में बुलवा भेजा। मुझे उसने एक पर्चा भिजवाया था कि मैं रात का खाना उसी के साथ खाऊं। उसने लिखा था कि मेरे दिल पर एक बोझ है और मैं आपसे इस पर बात करना चाहता हूं। आप ज़रूर आइए। बस इतना लिखा था उसमें। मैं एक धार्मिक लीडर हूं। मना करना मुश्किल था। मैंने दावत कबूल कर ली। फेरेनिंगन बहुत अच्छा मेज़बान निकला। बहुत अच्छा खाना था।
वैसे तो ऊपर से सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन अब उसके अजीब हिस्से का जिक्र करूंगा। जब से मैं उस शख्स के सामने गया था, मेरे अंदर एक बेचैनी उभर आई थी। कोई बात गड़बड़ थी ज़रूर, और मैं बकौल डॉक्टर खुद भी कुछ डर सा रहा था। उस शख्स के वजूद में शैतानियत थी, कोई खबीस ताकत थी जो मेरे ऊपर असर डाल रही थी। मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी कमज़ोरी छुपाए रखूं। वैसे जब खाने के बाद फेरिंगन ने उस मासूम लड़की का जिक्र छेड़ा जो मारी गई थी, तो मेरा डर फिर बढ़ने लगा, और फिर अचानक ही वो भयानक ख्याल मेरे दिमाग में कौंधा था। मुजरिम यही फेरिंगन ही है। ये आदमी नहीं कोई बला है, ये आदमी नहीं कोई बला है। हिम्मत करते हुए मैंने उस पर शब्दों से वार कर डाला। मेरा ख्याल है तुमने मुझे आज रात सिर्फ इसीलिए बुलाया है कि अपने जुर्म का बोझ उतार सको। मैंने कहा, तुम शायद इससे इनकार नहीं कर सकते कि मासूम लड़की को तुम ही ने कत्ल किया है। हाँ, ये सही है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने ही उसे मारा है। मेरे अंदर जो आत्मा घुसी हुई है, मैं उसके हुक्म से मजबूर था। मगर तुम एक धार्मिक लीडर हो, मैंने ये बात तुम्हारे सामने कबूल की है। ये राज रखना तुम्हारा फर्ज होगा। मुझे कुछ घंटे बख्श दो, इसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं फौरन ही उठ गया। सिर्फ कुछ घंटे मेरे पास रुक जाओ, उसने दोहराया। उस रात मैंने एक बेहद भयानक ख्वाब देखा। मुझे लगा था कि मेरा दम घुट रहा है। मैं एकदम से जाग गया और सांस लेने के लिए खिड़की की तरफ लपका, मगर उसे खोल ही सका था कि बेदम होकर फर्श पर गिर गया। जब दोबारा मैं जागा तो मैंने अपने ऊपर डॉक्टर सेंडर को झुके देखा। उसे मेरे नौकर ने बुला लिया था। क्या हुआ था? डॉक्टर ने पूछा। क्या तुमने जहन्नुम का नज़ारा कर लिया है? हाँ, यही समझो, मैंने कहा। उस फेरिंगन का कोई चक्कर है ना? उसने बेवकूफ़ी भरे अंदाज में पूछा। सेंडर, मैंने उसका हाथ दबोचते हुए कहा, मुझे बताओ, क्या वाकई इस दुनिया में आज भी वैम्पायर जैसी कोई चीज़ हो सकती है? मुझे बताओ, क्या ये कोई सच्ची बात है? उसने पहले मुझे एक दवा पिलाई, फिर खुद एक सवाल दाग दिया। आखिर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? है तो अजीब ही बात, मैंने कहा, मगर सच यही है। वैसे मैंने शायद कोई ख्वाब देखा था। वैसे मेरे बेहोश होने की वजह और है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने कुछ देखा था या सोचा था कि खुली खिड़की से जो एक चीज़ उड़ती हुई गई है, वो फेरिंगन ही था। उसे मैंने उसी वक्त खोला था और मेरी नज़र उस पर गई थी। मुझे ये सुनकर कोई हैरत नहीं हुई, डॉक्टर ने सीरियस लहजे में कहा। जब मैंने लड़की की लाश देखी थी, मैं समझ गया था कि उसकी मौत में किसी एबनॉर्मल घटना का हाथ है। उसने बोलते हुए कहा, आजकल वैसे जिंदा मुर्दों या वैम्पायरों की घटनाएं कहीं सुनने में नहीं आ रही, लेकिन ये कहना गलत होगा कि उनका अस्तित्व ही नहीं रहा। रुककर उसने पूछा, क्या शक्ल थी उसकी? मुझे तो वो एक बड़े से चमगादड़ जैसा नजर आया था, मैंने कांप कर कहा। कल, सैंडर ने सीरियस होकर कहा, कल मैं स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस ऑफिस में जा रहा हूँ। पॉसिबल है वो मुझ पर हंसें, लेकिन आखिर में उन्हें। स्कॉटलैंड यार्ड के डिपार्टमेंट खुफिया पुलिस ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, सिर्फ ये कहा कि वो सुपरनेचुरल घटनाओं की तफ्तीश नहीं करते। फिर उन्हें सबूत भी चाहिए थे, जो मौजूद नहीं था। मैं एक पादरी था, मैं अपनी ज़बान नहीं खोल सकता था, और अगर कुछ कहता भी तो ये कोई सबूत नहीं होता। फिर खुद स्कॉटलैंड यार्ड वालों ने ही ये मसला हल कर दिया था। उन्होंने बड़ी खामोशी से फेरिंगन पर निगरानी बिठाई थी, और एक रात
उन्होंने उसे उस वक्त गोली मारी जब वो एक मकान की खुली खिड़की से वारदात करके निकल रहा था। गोली उसके सर में लगी थी। इस वारदात को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से छुपा लिया था और पब्लिक को कुछ नहीं पता चला था कि मामला किस लेवल का है, वरना पूरे देश में कोहराम मच जाता। मुझे उस शख्स की मौत का काफ़ी दुख हुआ था। खुदा जाने वो मुझे उस रात रोक क्यों रहा था, क्या था उसके दिमाग में। वैसे डॉक्टर सेंडर का ख्याल और था। उसका कहना था कि फेरिंगन की मौत से कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जिस्म तबाह हुआ है। वो खब्बीस आत्मा उसी तरह आज़ाद हो गई जिस तरह थी और घूम रही होगी किसी दूसरे इंसानी बदन में जाने के लिए, क्योंकि जिंदा मुर्दे उस वक्त तक नहीं फना होते जब तक एक ख़ास तरीके से उनके जिस्म के दिल में पवित्र मंत्र पढ़ी हुई नुकीली कील न ठोकी जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।